उत्तराखंड पीसीएस की पूरी तैयारी यूट्यूब पे हमारे इसी चैनल पे कराई जाएगी और इसमें कम से कम 7 से 8 आए हुए प्रश्न पत्र PYQ, 10 टेस्ट सीरीज़ यूट्यूब पे ही। ठीक है, अगर PDF आप परचेस करना चाहोगे तो आपके लिए उपलब्ध रहेगी, नहीं तो यूट्यूब पे सारी वीडियोज़ आएंगी। इसके अलावा उत्तराखंड स्पेशल इसलिए स्पेशल क्योंकि अभी 2016 के बाद कई परीक्षाएं हुई। हाल ही में UK APO की परीक्षा हुई, उसमें ये ट्रेंड देखा गया कि उत्तराखंड विशेष से प्रश्न बढ़े हैं और काफ़ी गूढ़ प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसमें उत्तराखंड के जो कोर्स चलेंगे हमारे यहाँ, उसमें उत्तराखंड विशेष के भी प्रश्न शामिल रहेंगे, महत्वपूर्ण उसका एक सीरीज चलेगी। साथ ही साथ BPSC के लिए भी 67वां जो BPSC का एग्ज़ाम है उसके लिए भी सीरीज चलने वाली है। तो यहीं पर करंट अफेयर्स भी कल परसों में जो महत्वपूर्ण मैगजीन्स आई हैं उनसे हम आपको दे देंगे, तो काफ़ी आपका पूरे वर्ष भर का करंट अफेयर्स उससे कवर हो जाएगा। फिर समय आने पर जब परीक्षा आएगी तो उसके 1 महीने पहले रामायण वीडियो में दे दूंगा करंट अफेयर्स का। फिलहाल 2016 के प्रश्न पत्र को बहुत तेज़ी से चलिए। जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो जेम्स एंड्रयू रैमजे किसका नाम था? लॉर्ड डलहौजी का। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग था। B राइट आंसर है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में की थी। B D वाला राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? काकोरी कांड उत्तराखंड जरूर बोल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का इसका नाम बदल के काकोरी क्या कर दिया है? एक्शन, काकोरी कार्रवाई इसका नाम कर दिया है। तो इसमें कौन था? बहुत आसान है इसको लगाना, सूर्यसेन। ये चटगांव जो बांग्ला में हुआ था संघर्ष, वहाँ पर ये प्रणेता थे उसके, न कि मतलब काकोरी कांड से इनका कोई लेना देना नहीं था। बाकी तीनों तो महत्वपूर्ण है। तो बड़े आसान प्रश्न, आप देखो तो लूसेंट से इजीली हो सकते हैं सब। इनमें से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो इनमें से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? अब यहाँ उत्तराखंड स्पेशल से प्रश्न आ गया, पहला प्रश्न मिल गया। तो यहाँ खासी जो है ये उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है, बाकी यक्ष, नाग और किन्नर ये सभी उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति माने जाते हैं। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खुड़बुड़ा का युद्ध ये 1804 ईस्वी में हुआ था। खुड़बुड़ा का युद्ध गोरखाओं ने जो है कुमायूं पर अधिकार कर लिया था 1790 के आसपास। तो जनवरी 1804 में कुमायूं के क्षेत्र में ये युद्ध कहाँ हुआ था? कुमायूं के क्षेत्र में खुड़बुड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो प्रद्युम्न शाह एवं गोरखाओं के बीच हुआ था। इसको देहरादून का भी युद्ध कहते हैं, देहरादून में ही स्थित है खुड़बुड़ा का युद्ध, वो यहीं पर हुआ था। इस युद्ध में जो गढ़वाल नरेश थे प्रद्युम्न शाह, वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे खुड़बुड़ा नामक स्थान पर, इसीलिए इसको खुड़बुड़ा का युद्ध कहते हैं। 1946 ईस्वी में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये बद्रीदत्त पांडे थे। कौन थे? बद्रीदत्त पांडे। B वाला राइट आंसर होगा। सिगौली की संधि ये कब हुई थी? ये सुगौली कर लीजिएगा, सुगौली की संधि। क्या? सुगौली की संधि। तो ये कब हुई थी? ये 1815-16 में हुई थी। तो 1815 दिया है, तो यही करीबी आंसर होगा। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 के बीच। लॉर्ड हेस्टिंग्स उसमें गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा। और लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 के बीच हुआ था। इस दौरान जो भी घटनाएं हुई उसी के काल में हुई थी। जब ये सब पढ़ा करें तो ये भी आप ध्यान रखा करें कि हेस्टिंग्स था उस समय गवर्नर जनरल, तो उसका काल कब से कब तक था, उस काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई, तो उससे अंतर संबंधित कर लीजिए। 1815 में सुगौली की संधि हुई थी और इसी पर आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ था। सुगौली की संधि 1816 भी इसलिए सही है क्योंकि दिसंबर 1815 को ये सुगौली की संधि लिखी गई थी। इसका अनुमोदन जो है 1816 फरवरी मार्च में हुआ था, मार्च में, इसलिए 15 भी सही है, 16 भी सही है। चमोली के रैडी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? रैडी गांव में। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, फंसाने वाला।
तो रेडी गांव में गौरा देवी के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक, देखिए इसमें तो ऑप्शन थोड़ा गलत दिया है, क्योंकि परमार वंश का संस्थापक तो उपेंद्र को माना जाता है। तो ये उपेंद्र इसमें है नहीं, आयोग ने इसका आंसर कनकपाल माना था। ठीक है, बी वाला राइट आंसर माना था। तो उपेंद्र या फिर कृष्णपाल भी इसका अगर होता तो राइट आंसर होता। फिलहाल आयोग के आंसर को आगे आप ले जाएंगे, कनकपाल को ही मानेंगे। हालांकि इसका सही उत्तर उपेंद्र या उपेंद्र को ही बहुत लोग बताते हैं, इनका नाम कृष्णराज था, इन्होंने की थी परमार वंश की स्थापना। चलिए, अब जब दोनों नहीं है तो आप कनकपाल मानिएगा, वो दोनों रहेंगे तो उन्हीं को मानिएगा, वो दोनों में से एक भी रहेगा तो उसको मानना है। निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? प्राचीन वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत, इनमें से कौन नहीं है? तो इसमें एंडीज पर्वत जो है ये नवीन वलित पर्वत है। बाकी यूराल, अरावली, अपलेशियन ये सभी पुराने वलित पर्वत हैं। अरावली सबसे प्राचीन है, ये वर्तमान में अरावली अवशेषी पर्वत बन चुका है। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत जिसको कहते हैं। निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? इसमें से मूल स्थल रूप कौन सा है? तो इसमें से ज्वालामुखी शंकु जो है ये मूल स्थल रूप है। बाकी सब अपर्दन अपक्षय से बने स्थल रूप हैं। तो ज्वालामुखी शंकु ये ए वाला राइट आंसर है। बाकी अवशिष्ट पर्वत, मोनाडनाक, अपर्दनात्मक जलप्रपात। अब यहाँ अपर्दन लिखी गया तो ये तो बहुत आसानी से आप हटा सकते हैं। यहाँ अवशिष्ट लिखी गया है तो आप बहुत आसानी से इसको हटा सकते हैं। ठीक, अवशिष्ट मतलब बचा खुचा, जो अपर्दन अपक्षय से बच जाए वो अवशिष्ट है। तो मूल कहाँ से रह जाएगा? तो ये दोनों तो बहुत आसानी से आप नेगलेक्ट कर सकते हो, बचा ये दोनों। तो मोनाडनाक के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो मोनाडनाक भी अवशिष्ट पर्वत की तरह ही कोई चट्टान है मान लीजिए, तो चट्टान का जब अपर्दन अपक्षय होता है तो जो बचा हुआ चट्टान का भाग रहेगा उसको मोनाडनाक कहते हैं। ठीक, तो ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो लावा के प्रसार से बने शंकु रूपी पर्वत होते हैं उनको ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है, सर्वाधिक तटीय अपर्दन किससे होता है? तो इनमें से लहरों से सबसे ज़्यादा तटीय अपर्दन होता है, लहरों से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक पूछा है ये। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, सबसे नीचे है। पृथ्वी की भूमध्य रेखी परिधि लगभग कितनी है? ये परिधि पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। ये व्यास नहीं पूछ रहा है, त्रिज्या नहीं पूछ रहा है, ये परिधि पूछ रहा है कि भूमध्य रेखी परिधि मतलब ये भूमध्य रेखा का जो परिधि है कितनी है। ठीक, ये सर्किल जो है 0 डिग्री वाली, इसकी परिधि कितनी है ये पूछ रहा है ये। तो इसकी परिधि है 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो प्रशांत महासागर की धारा कौन सी? कनारी धारा ये प्रशांत महासागर की नहीं है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। बाकी तीनों जो हैं वो प्रशांत महासागर की धारा है। साप्टा दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन 1993 में हुआ था। निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? समय की प्राकृतिक इकाई इनमें से कौन सी नहीं है ये पूछ रहा है। अच्छा प्रश्न है। तो मानक समय ये समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। तो मानक समय जो है, जैसे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न या मुख्य मध्याह्न रेखा के रूप में निर्धारित किया गया है पूरे विश्व में। 0 डिग्री देशांतर जो कि ग्रीनविच रेखा जी भी जिसको बोलते हैं। क्यों? लंदन में ग्रीनविच नामक स्थान से इसको खींचा गया है। जैसे भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय बताया गया है, माना जाता है। इसी तरह विभिन्न देशों के मानक समय निर्धारित किए गए हैं, मीन समय जिनको कहा जाता है। जबकि ये निर्धारित किए गए हैं मनुष्यों के द्वारा, हमारे द्वारा। बाकी उष्णकटिबंधीय वर्ष, चंद्रमास, दिवस, ये सभी क्या हैं? ये प्राकृतिक हैं, ये प्राकृतिक हैं।
बादल परिणाम है, किसके परिणाम है भाई बादल? कोई बोलेगा वाष्पीकरण के, कोई कहेगा संघनन के। इनमें अंतर आप नहीं कर पाओगे, लेकिन संघनन के परिणाम है, बादल संघनन के परिणाम है। संघनन मतलब आपको पता है कि वाष्पीकरण होता है जब ताप बढ़ेगा तो जो जल है वो गर्म होगी, जब जल गर्म होगी आसपास का जो टेम्परेचर है वो भी अधिक हो जाएगा। टेम्परेचर अधिक होगा तो वायु हल्की होगी, वायु हल्की होगी तो वायु ऊपर उठेगी, जलवाष्प भी वायु के साथ मिलकर के ऊपर उठेगा। ये गैसीय अवस्था में जो जल है ऊपर उठ करके द्रव या ठोस अवस्था में तब्दील हो जाएगा। इसी अवस्था को संघनन की अवस्था कहते हैं, इसी को संघनन की अवस्था कहते हैं। और यही बादल के निर्माण का कारण है। संघनित जल को ही, जलवाष्प को ही बादल कह सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, संघनन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए, इसके लिए तो आपको उत्तराखंड स्पेशल पढ़ाएंगे हम। डोडी ताल उत्तरकाशी में है, सही है ये, ठीक है। देवरिया ताल ये टिहरी में नहीं है। बाकी बेनी ताल चमोली में है, बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में है। तो बी वाला राइट आंसर है। जो देवरिया ताल है वो रुद्रप्रयाग जिले के चौपटा में और ऊखीमठ नामक एक स्थान है, चौपटा ऊखीमठ बोलते हैं, वहाँ पर स्थित है, टिहरी में नहीं, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, न कि टिहरी में। बाकी सब सही हैं। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? खतलिंग ग्लेशियर ये टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, ठीक है। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है किसकी? तो पूर्वी धौली गंगा ये काली नदी की सहायक नदी है, बी वाला राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? ये तब का करंट अफेयर्स का प्रश्न था, हालांकि इसको छोड़ेंगे नहीं जो कि उत्तराखंड स्पेशल का है। तो यह राजाजी राष्ट्रीय पार्क था। कौन? राजाजी राष्ट्रीय पार्क। कलियासौड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? कलियासौड़ भूस्खलन क्षेत्र ये कहाँ पर स्थित है? तो ये श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य स्थित है, डी वाला राइट आंसर है। उत्तराखंड में किस वन्य जीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? तो किसकी स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? तो सबसे पश्चिम में केदारनाथ हैं, ठीक है, फिर नंदा देवी हैं, फिर बिनसर हैं, फिर अस्कोट। तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये जब मानचित्र दिखाएंगे आपको उत्तराखंड स्पेशल, थोड़ा विशेष अध्ययन हम आपको एक सीरीज चलाएंगे 5-6 वीडियोस की, उतना देख लेंगे तो उत्तराखंड पीसीएस बहुत आसान है निकालना, ये समझ लीजिए आप। प्रीलिम्स तो बहुत, यूपी पीसीएस वाले तो दौड़ा कर क्वालिफाई करेंगे, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो चाहे बिहार पीसीएस हो, इतने ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं उन दोनों के लिए। बहुत आसान परीक्षाएं हैं आपके लिए जो यूपी पीसीएस की तैयारी किए हुए स्टूडेंट्स हैं। ये मिलान करने के लिए आए हैं। विभिन्न दोआब हैं और नदियाँ किन नदियों के बीच हैं? विभिन्न दोआब हैं किन नदियों के बीच स्थित हैं? तो बिष्ट दोआब या ब्यास और सतलज के मध्य है। बिष्ट दोआब से ब्यास और सतलज, मतलब पहला वाले का 3 हो जाएगा, 3। बारी दोआब ये रावी और ब्यास के मध्य है, अर्थात दूसरा। रचना दोआब ये रावी और चिनाब के मध्य है, अर्थात पहला। और चाज दोआब ये चिनाब और झेलम के मध्य है, अर्थात चौथा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थल माना जाता है? तो जैव विविधता के 2 महत्वपूर्ण संवेदनशील स्थल हैं, हॉट स्पॉट हैं। एक पश्चिमी घाट है, दूसरा पूर्वी हिमालय है। पूर्वी हिमालय इसमें है नहीं है, तो पश्चिमी घाट राइट आंसर हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूछ रहा है। भूगोल में आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। तो ये शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु, CWG इसका राइट आंसर होगा। अगर आप लोगों को नहीं आपने पढ़ा है तो भूगोल वाला जो सीरीज आएगी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 के लिए स्टार्ट होने वाला है, कल हम आपको स्ट्रेटजी पूरी बता देंगे 2022 के लिए। तो 2022 प्रीलिम्स में अगर आप लोग जुड़ते हैं तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको सारी क्लासेस शुरू से मिलेंगी। क्रैश कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो 30 डे का होता है, वो तैयार लोगों के लिए होता है सब कुछ।
रिवीजन का पूरा टाइम होता है। अभी से जो क्लासेस चलेंगे 2022 प्रीलिम्स के लिए, शुरुआत से एकदम बेसिक से जो तैयारी होगी उसमें आपको ये वीडियोस मिलेंगे, उनको ज़रूर देखिएगा। एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा सभी विषयों से संबंधित। अगला है उद्गम क्षेत्र है और नदी किस उद्गम क्षेत्र से निकल रही है। तो कावेरी नदी तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से ही निकलती है, सही है, पहला ही इसका होगा। झेलम नदी ये वेरीनाग होता है, ये दूसरा ही सही है इसका। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र के, सही है, तीसरा भी। सुवर्ण रेखा या छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएंगे, बी वाला राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत का पूछ रहा है, तो कौन सबसे लंबी नदी है? तो ये है गोदावरी। ठीक है, जिसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक, तो सी वाला राइट आंसर है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य, प्रतिशत में पूछ रहा है, प्रतिशतता में सिंचाई विस्तार वाला राज्य प्रतिशतता में कौन है? तो ये है पंजाब। प्रतिशतता में पूछ रहा है, अगर प्रतिशतता में नहीं पूछेगा सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहाँ प्रतिशतता में पूछा है तो पंजाब हो जाएगा। अंतर समझिएगा। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है, तो कौन सी है? तो ये है इनसैट उपग्रह जो है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? आसान सा प्रश्न है। तो दक्षिण गंगोत्री का यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था आपके। तो अंटार्कटिक में भारत का शोध केंद्र है, बी वाला राइट आंसर है। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। जो तमिलनाडु का तट है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो भाखड़ नागल परियोजना से कौन जल प्राप्त करता है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो ये है भैया 164 का 1। तो अनुच्छेद बी, मतलब ये वाला राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 164 के 1 में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। उत्तराखंड से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? लोकसभा के कितने सदस्य? तो ये है राइट आंसर बी, 5 लोकसभा के सदस्य होते हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी कहाँ स्थित है? मसूरी में स्थित है, सी वाला राइट आंसर होगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष उत्तराखंड के NP नवानी थे। कौन थे? NP नवानी। और यहाँ पर AP नवानी दिया हुआ है, NP नवानी था उनका नाम। तो AP नवानी ये गलत दिया है, शायद ये डिलीट हो गया होगा आई थिंक। हालांकि उत्तराखंड ने आंसर इसका AP नवानी ही दिया था, मिसप्रिंट हो गया है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? तो उत्तराखंड की महिला राज्यपाल ये श्रीमती मार्गरेट अल्वा थी, सी वाला राइट आंसर है। ठीक है, ये प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट अल्वा थी, तो ये राइट आंसर होगा। वहीं बेबी रानी मौर्य जो है उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल थी। हालांकि ये ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता। तो उत्तराखंड की महिला राज्यपाल 2 हुई हैं अभी तक, मार्गरेट अल्वा और जो बेबी रानी मौर्य हैं। तो इसमें आंसर सी वाला राइट आंसर होगा। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने के लिए निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? भारतीय संघवाद की बात हो रही है, तो ये सभी संस्थान संघवाद को बढ़ावा, विविधताओं में एकता, भारतीय संघवाद में संघवाद को मजबूत करने वाली संस्थाएं मानी जाती हैं, क्योंकि राज्यों को भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिलता है। अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाएं। तो ये डी वाला राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा प्राप्त था? ये 2016 का प्रश्न है, तो अनुच्छेद 370 डी वाला राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार OBC को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं?
ओबीसी को, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किसमें किए गए हैं? तो ये कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? 15/4, 16/4, सी वाला राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 21। सीधे सीधे अनुच्छेद से प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 338 क के द्वारा। अभी 338 ख भी जोड़ दिया गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतया है, तो ये इसका संबंध है सुरक्षा परिषद से। भारत जैसे देश सुरक्षा परिषद में वीटो की जो स्थिति है उसको हटाना चाहते हैं, और सुरक्षा परिषद में और जो सशक्त देश हो गए हैं स्वतंत्रता के बाद, स्थिति कुछ अलग थी उस समय जब इसका निर्माण हुआ था, आज की स्थिति अलग है। आज कई देश जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसकी अध्यक्षता के लिए दावा करते हैं उसके योग्य हो चुके हैं। चीन जैसा अलोकतांत्रिक देश संयुक्त सुरक्षा परिषद का सदस्य बना बैठा है। भारत जैसा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश अभी भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बाहर है, तो इसलिए इसके लोक प्रजातांत्रिकरण की मांग उठ रही है। भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? सार्क सम्मेलन की बात हो रही है, और भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष ये सार्क सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो ये था वर्ष 1986, राइट आंसर है। तो ये सम्मेलन ये नवंबर 1986 के मध्य आयोजित किया गया था। हालांकि सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था अगर पूछे तो 1985 में हुआ था, और ये हुआ था बांग्लादेश के ढाका में, राजधानी ढाका में पहला सम्मेलन। दूसरा सम्मेलन भारत में हुआ था, ठीक है, नई दिल्ली में 1986 में। इसका अंतिम सम्मेलन पूछे तो याद रखिएगा 18वां सम्मेलन जो सार्क का था, तब से कोई सम्मेलन अभी तक नहीं हुआ, उरी हमला आदि जो उसके बाद हुआ था। तो अंतिम सम्मेलन इसका नेपाल में, उसकी राजधानी काठमांडू में हुआ था। 19वां शिखर सम्मेलन 2016 में प्रस्तावित था पाकिस्तान में, लेकिन वो निरस्त हो गया था। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पर? 1997 की बात हो रही है, ये रियो +5 की बात हो रही है। रियो में 1992 हुआ था, +5 1997 कहाँ हुआ था? और ये प्रोटोकॉल जो यहाँ पर हुआ था बहुत फेमस है, क्योटो प्रोटोकॉल, जापान के क्योटो में। भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है भारत के परमाणु सिद्धांत में भैया? तो पहल न करना, मतलब सबसे पहले आक्रमण नहीं करेंगे। दूसरा एक तरफा प्रतिबंध, ये भी सिद्धांत में है कि एक तरफा प्रतिबंध नहीं उनको स्वीकार्य है। दूसरा है न्यूनतम विश्वसनीय निवारण, न्यूनतम विश्वसनीय निवारण, अर्थात न्यूनतम विश्वसनीय निवारण की बात भारत ने अपने सिद्धांत में रखी है। ये तीनों ही सिद्धांत भारत के परमाणु सिद्धांत में है। पहली बात पहल न करना, मतलब भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, शत्रु देश हमला करेगा तभी भारत उस पर परमाणु हमला करेगा। दूसरा एक तरफा प्रतिबंध, मतलब कि जो देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है उनके खिलाफ भारत कभी भी परमाणु हमला नहीं करेगा। और तीसरी बात कि न्यूनतम विश्वसनीय निवारण की बात की गई है। इसका एक व्यापक अर्थ है न्यूनतम विश्वसनीय निवारण। मान लीजिए मुख्य परीक्षा में कोई भी पूछे तो इसके अंतर्गत मैं पहल न करना, एक तरफा प्रतिबंध तो आते ही हैं, साथ ही भारत का सिद्धांत परमाणु जो क्षमता हासिल करने का है वो युद्ध करने के लिए नहीं है, वो किसी राष्ट्र को दबाने के लिए नहीं है, किसी राष्ट्र की संप्रभुता का हनन करने के लिए नहीं है, अपितु ये शांति के उद्देश्यों के लिए है, ताकि जो आसपास के दुष्ट राष्ट्र हैं, चीन है, पाकिस्तान है, वो परेशान न करें। सीमा विवाद है इन सब राष्ट्रों से, हमारे पास परमाणु अगर क्षमता नहीं रहेगी तो कल को परेशान करेंगे, तो शांति के उद्देश्य के लिए है। ठीक है, चलिए सन 2001 ईस्वी में ब्रिक शब्द को किसने गढ़ा था? ब्रिक, जिससे कि ब्रिक्स बना। ठीक है, ब्रिक था पहले, फिर बाद में साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ता है तो ब्रिक्स हो जाता है। तो ब्रिक शब्द ये सबसे पहले किसने गढ़ा था ये पूछ रहा है, तो जिम ओ नील। कई बार मैं बता चुका हूँ सुबह की परीक्षा खबरी में, जिम ओ नील ने इसको गढ़ा था। किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया था? उदारीकरण का पहला चरण कब आरंभ हुआ था ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो पीवी नरसिम्हा राव ने 1980 के दशक में, हालांकि उदारीकरण कुछ क्षेत्रों में 1980 के दशक में प्रारंभ हो गई थी, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने विशेष करके
नाम लेते हुए उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण एलपीजी को 1991 में शुरू किया था। इसलिए कभी भी प्रश्न आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। 1991 में प्रथम चरण को आरंभ किसके द्वारा किया गया था? पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा 1991 में। ठीक है, लगभग सभी क्षेत्रों में इसको अपनाया गया था उदारीकरण को। वर्ष 2016 में निम्न में से किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई थी? वर्ष 2016 की बात कर रहा है, तो उस समय टीएमसी को दी गई थी। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आ चुका है। तो रजनी कोठारी ने। ठीक है, बी वाला राइट आंसर है। निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो मान्यता प्रदान करने का काम चुनाव आयोग को होता है। बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? तो इनमें से अशोक मेहता समिति, इन्होंने न्याय पंचायत का गठन करने की सिफारिश की थी। ठीक है, पंचायत राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख, पंचायती राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख नहीं है? तो कहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख नहीं है? तो राज्य सूची में इसका उल्लेख है नहीं। उल्लेख है पूछ रहा है, राज्य सूची में इसका उल्लेख है। बी वाला राइट आंसर है। ठीक है, बाकी समवर्ती सूची, संघ सूची, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो स्थानीय स्वशासन, पंचायतों का क्या कार्य है? सीधे सीधे पूछ रहा है, पंचायत और नगर पालिकाओं का क्या कार्य है? तो इनमें से संबंधित नहीं है पूछ रहा है, मतलब इनमें से कौन सा कार्य इनसे संबंधित नहीं है? तो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, ये इनका कार्य नहीं है, ये पुलिस का कार्य है, न कि स्थानीय स्वशासन का। तो डी वाला राइट आंसर है। ठीक है, बाकी ये पंचायतों का काम है, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण पुलिस, और जो प्रशासन, स्थानीय प्रशासन है, उसका कार्य है ये। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? कई बार पूछा गया है। आरक्षण की बात कहाँ पर की गई है? तो ये है 243 डी, रट लीजिएगा एकदम से। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई, सेवा का अधिकार की अवधारणा ये कहाँ से प्रारंभ हुई? ग्रेट ब्रिटेन से। सी वाला राइट आंसर है। ठीक है, 1991 के दशक में ये ग्रेट ब्रिटेन से प्रारंभ हुई थी, यूनाइटेड किंगडम से। सेवा के अधिकार से मतलब उस अधिकार से है जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं, जो जन सेवाएं हैं, उनको देने की गारंटी देता है। इसे वर्तमान में सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है, सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। उद्देश्य लिखित होता है, कब तक दिया जाएगा उल्लिखित होता है, कैसे दिया जाएगा उल्लिखित होता है। ठीक, उत्तराखंड राज्य के वर्ष, जिसको आप अक्सर सेवोत्तम का सिद्धांत भी बोलते हो, क्या? सेवोत्तम का सिद्धांत भी बोलते हो। तो सेवोत्तम के सिद्धांत में ही सेवा का अधिकार भी आता है। उत्तराखंड राज्य के वर्ष 2016-17, हालांकि छोड़ दीजिए, पुराना हो गया। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी परियोजना, ये सबसे बड़ी परियोजना है उत्तराखंड की। उत्तराखंड का हरेला पर्वत, देखिए उत्तराखंड से कितने प्रश्न आते हैं। तो उत्तराखंड विशेष, ये प्रश्न पत्र के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ उत्तराखंड विशेष, बस इतना। बाकी जो आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाएंगे यूपी पीसीएस के लिए, लगातार क्लासेस आएंगी, उन्हीं को कर लीजिएगा। लूसेंट या कोई भी एक फैक्चुअल बुक पढ़ लीजिएगा, इतना बहुत है, इतने में आपका उत्तराखंड एकदम फाड़ फोड़ के आ जाएंगे आप। तो उत्तराखंड का हरेला पर्वत किससे संबंधित है? तो ये पौधारोपण संबंधित है, वृक्षारोपण से। ए वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? सबसे ज़्यादा संचालन में या सबसे ज़्यादा परिचालन में कौन सा है? तो जौली ग्रांट, सी वाला राइट आंसर है, जौली ग्रांट। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा संचालनकृत है, देहरादून में ये स्थित है, जौली ग्रांट नाम है। वर्ष 2015 में उत्तराखंड के निम्नलिखित तीर्थ स्थानों में से किस एक पर सर्वाधिक संख्या में पर्यटक दर्शनार्थ आए? पुराना प्रश्न हो गया, छोड़ दीजिए इसको। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है पूछ रहा है?
तो रुद्रप्रयाग में सबसे कम जनसंख्या है, ए वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है? विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार कौन सा देश है भारत के? तो ये है चीन। ठीक है, हालांकि ये पुराना प्रश्न हो गया अभी भी, लेकिन सबसे बड़ा साझेदार चीन बना हुआ है। चीन के बाद यूएसए है, अर्थात निर्यात आयात का मान सबसे ज़्यादा चीन के साथ है भारत का। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुई? यूपी पीसीएस में भी इस तरह का प्रश्न बहुत आता है। तो ये है 1999 से 2000 में। ठीक है, 1999 2000 यहाँ या 1999 आए तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात है? न्यूनतम लिंग अनुपात कहाँ है? हरियाणा में है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक समस्या है, तो ये राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं की बात कर रहा है। तो गैर मुद्रिकृत उपभोग, कई बार चर्चा की गई है इसकी, ठीक है, बजट के दौरान भी। तो ये इसका राइट आंसर है। असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनकी आय की गणना करने के लिए कोई तरीका हमारे पास नहीं है, उनकी संख्या भी वास्तविक ज्ञात नहीं हो पाती है। इसीलिए राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र एक प्रमुख समस्या है। असंगठित क्षेत्र के जो आय है उसको ही गैर मौद्रिकृत उपभोग कहा भी जाता है इसको। ठीक है, भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक कौन सा है? तो नाबार्ड सबसे ज़्यादा पुनर्वित्त प्रदान करता है कृषि को। 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में, ये छोड़ दीजिए, राज्यों को आवंटित करने वाली मात्रा का प्रतिशत कितना था? 42% था 14वें में। 15वें में कितना हो गया है? 41% हो गया है, याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है। इसके पहले जो 13वां वित्त आयोग था उसमें 32% था। तो 32, 42, 41। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है? तो सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एफडीआई इस बार आई है। तो यहाँ वर्ष वगैरह दिया नहीं, अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो सेवा क्षेत्र का आप लिखोगे। ठीक है, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो इस समय कौन है? तब 2016 की बात कर रहा है, तब उर्जित पटेल हुआ करते होंगे। ठीक है, अभी जो है कौन है? शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, कौन है? शक्तिकांत दास। मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है? तो ये है, मानव विकास सूचकांक में 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? तो जीवन प्रत्याशा है, शैक्षणिक उपलब्धि है और प्रति व्यक्ति आय है। ये 3 चीज़ों पर आधारित है मानव विकास सूचकांक। भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है? तो 1 हेक्टेयर से कम सीमांत जोत हैं। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर कौन? छोटे जोत कहलाते हैं। ठीक है, तो छोटे और सीमांत किसानों में अंतर समझिएगा, इसी के आधार पर किया जाता है। ब्रिक्स संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ? अब यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न ब्रिक्स से ही पूछ लिया है। तो 2010 में जब ये इसमें साउथ अफ्रीका 2010 में सम्मिलित हो गया तो ब्रिक्स में हो गया कन्वर्ट। वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में वर्ष 2014 में क्या स्थान था? छोड़ दीजिए। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल है? तो ये रिलेवेंट प्रश्न है अभी भी। तो इसका पेट्रोलियम के उत्पादन पे और पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण दोनों पर बल रहता है। तो सी वाला राइट आंसर होगा। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है तो इसमें आयात शुल्कों की कटौती हो गई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रवाह हो गया, आयात लाइसेंसिंग की समाप्ति हो गई। ये तो वैश्वीकरण में आते हैं। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी या कोई अगर सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है उसका विनिवेश हो रहा है तो ये निजीकरण की प्रक्रिया इसको कहते हैं, न कि वैश्वीकरण की। तो प्राइवेटाइजेशन है डी वाला, बाकी ए, सी और बी ये वैश्वीकरण में सम्मिलित हैं। विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? विश्व बैंक की बात कर रहा है, ये यूएनओ की बात नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो विश्व बैंक के वर्तमान में 189 देश हैं। ठीक है, इसके सदस्य। ठीक है, 189। तो राइट आंसर ए वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है या वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक कौन जारी करता है? तो WEF जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच। सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने हेतु
भारतीय अनाज भंडारण प्रबंध एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? हापुड़ में। राइट आंसर सी होगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब से प्रभावी हुआ? अति महत्वपूर्ण है, 2005 में। ट्रिप्स का पूरा नाम क्या है? ट्रिप्स का पूरा नाम क्या है? तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। जीन है, जीन क्या है? 86। जीन क्या है? तो डीएनए का एक भाग होता है जीन, डीएनए का एक भाग होता है। राइट आंसर ये होगा। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। तो थैलेसीमिया से क्या प्रभावित होता है? रक्त। थैलेसीमिया आनुवांशिक विकार है एक प्रकार का, यह आनुवांशिक विकारों का समूह है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स का एक समूह है। इसमें रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन की संश्लेषण की क्षमता खत्म हो जाती है या नहीं होती, या नगण्य होती है। ठीक, ये भी अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया 2 प्रकार का होता है। इसमें रोगी के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का अत्यधिक मात्रा में क्षय होने लगता है, खत्म होने लगती हैं, जिससे एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है थैलेसीमिया में। निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब? नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब किया? तो ये हैं नोरियो टानीगुची, 1974 में इन्होंने इसका प्रयोग किया था। बी वाला राइट आंसर है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? उत्तराखंड स्पेशल फिर से एक प्रश्न, तो ये है ऋषिकेश में। पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण ऋषिकेश में है। निम्न समुच्चय में कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं? तो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ये चारों। सी वाला राइट आंसर होगा। निकिल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है? तो ये सभी में होता है, कैलकुलेटर में, ट्रांजिस्टर में, कार्डलेस इलेक्ट्रिक उपकरण सब में होता है। डी वाला राइट आंसर होगा। कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन संबंधित नहीं है? तो इनमें जो है न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय प्रक्रिया बिल्कुल सही है। तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना इससे संबंधित नहीं है। तारों में ऊर्जा नाभिकीय संलयन से संबंधित, जैसे कि सूर्य है वो भी एक तारा है, उसमें जो ऊर्जा आती है नाभिकीय संलयन से, मतलब हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं और 2 हाइड्रोजनों के जुड़ने से, इनके नाभिकों के जुड़ने से भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पन्न संलयन की क्रिया से होती है, नाभिकीय विखंडन से। तो ये वाला गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हो जाएंगे। सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं, क्या होते हैं दोनों में? तो इसमें दोनों में होते हैं प्लस और माइनस ग्लूकोज। ठीक है, सेलुलोज और स्टार्च दोनों में ग्लूकोज होते हैं। ठीक है, अब ये प्लस माइनस ग्लूकोज, प्लस माइनस फ्रक्टोज, प्लस माइनस गैलेक्टोज क्या होते हैं? जीव विज्ञान का जो हमारा चल रहा है बेसिक, उसमें आप सारे वीडियोस देखिएगा, उसमें आपको मिलेगा, ये सब कुछ है उसमें आगे बताने को। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? इनमें से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो इसमें ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। बाकी प्रकाश तरंगे, एक्सरेज, रेडियो तरंगे, ये सभी क्या हैं? ये यांत्रिक न होकर के ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। क्या हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता, द्रव की श्यानता की बात, तो श्यानता क्या होता है? द्रव की विभिन्न परतें होती हैं, तो अन्य परतों में जब गति होती है तो श्यानता का जो गुण होता है इस गति का विरोध करता है, इसी को श्यानता कहते हैं। तो द्रवों का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली जो सापेक्ष गति है उसका विरोध करते हैं और स्थिर अवस्था में आने का प्रयत्न करते हैं, इसी गुण को श्यानता कहा जाता है। द्रवों की श्यानता जो होती है ताप बढ़ने पर घट जाती है। तो ताप बढ़ाएंगे तो गति बढ़ जाती है, आप देखोगे द्रव में गति बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब है श्यानता घट जाती है। बहुत आसानी से सोच कर भी, विचार कर भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है? घट जाती है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के। ठीक है, ये वाला राइट आंसर होगा। एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल क्या होता है? भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल ये 24 घंटे का होता है, तभी वो स्थिर नजर आता है, तभी इसको स्थिर कहते हैं। तो एक भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की घूरने की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व है, उसी दिशा में परिक्रमा करता है।
और भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल जो है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो है 24 घंटे का होता है। यही कारण है कि ये पृथ्वी से स्थिर नज़र आता है, घूमता हुआ, जो कि साथ साथ घूम रहा है। 24 घंटे पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है, ये भी चक्कर लगा रहा है, तो साथ साथ घूम रहा है, तो ये स्थिर नज़र आता है। ठीक है, इसीलिए इसको स्थिर उपग्रह कहते हैं। टेफ्लॉन सामान्य नाम है किसका, किसको कहते हैं, तो पॉली टेट्राफ्लूरो एथिलीन को ही टेफ्लॉन बोलते हैं। राइट आंसर ये है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है, तो कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है। ध्यान रखिएगा, तांबा एक ऐसा धातु है जो मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। तो मुक्त अवस्था में इसके विभिन्न अयस्क हैं, उसके रूप में मिलता है, और मिश्र धातुओं में भी इससे तांबे का कई मिश्र धातुओं में भी प्रयोग होता है। तो तांबे की जो मिश्र धातु है पीतल एवं कांसा, पीतल और कांसे से भी इसका निर्माण होता है। तो मिश्र धातुएं पीतल और कांसा हैं। तो पीतल का निर्माण या कांसे का निर्माण हो, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि पीतल और जस्ते को मिलाकर के तांबे और टिन को मिलाकर के क्या बनाया गया था, कांसा बनाया गया था सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में। इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हालांकि टिन का प्रयोग सर्वाधिक हुआ था उस समय। ठीक, इसी तरह तांबा और जस्ता मिला करके ये पीतल का निर्माण होता है। तो पीतल और कांसा दोनों के ही निर्माण में तांबे का प्रयोग होता है। तो सी वाला राइट आंसर है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, तो विद्युत चालन इसमें कैसे होता है पूछ रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के द्वारा, ये होल्स किसका कार्य करते हैं, पॉजिटिव जो प्लेस है उसका कार्य करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इनके द्वारा विद्युत चालन होता है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन ये IUCN करता है। उत्तराखंड में बांज बुरांश के पौधे हैं, ये हैं समशीतोष्ण वनों की विशेषता। सी वाला राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में बांज बुरांश, जिसको ओक बोलते हैं, उसके पौधे समशीतोष्ण वनों में पाए जाते हैं। अन्य जो वृक्ष हैं समशीतोष्ण में, कफाल, अयनार, ओक, देवदार, ठीक, खारसू, ये सभी। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों की बात हो रही है, आनुवांशिक विविधता की बात हो रही है, तो ये एक्स सीटो संरक्षण की बात हो रही है। बी वाला राइट आंसर होगा। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था। बी वाला राइट आंसर। तत्कालीन उत्तर प्रदेश में, वर्तमान में उत्तराखंड में है। समानांतर फसल एक उदाहरण है, समानांतर खेती या समानांतर फसल, ये किसका उदाहरण है, तो बी, गेहूं और सरसों, ये समानांतर फसल का उदाहरण है। एक साथ इनको उगाया जाता है। आप अक्सर देखोगे गेहूं के खेतों में सरसों भी लगाया जाता है। तो दो भिन्न विकास प्रवृत्ति वाली फसलें समानांतर फसलों में शामिल होती, इनको एक साथ उगाया जाता है। इनके बीच सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, कोई प्रतियोगिता नहीं होती है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, और जब ज़रूरतों को पूरा करते हैं तो इनकी वृद्धि अच्छी खासी होती है और दोनों की उत्पादकता भी उच्च होती है। निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब कंप्यूटर से प्रश्न है तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है, अक्सर आप लोगों ने नाम सुना होगा। निम्नलिखित में से कौन CPU तथा मुख्य स्मृति जो मेन मेमोरी होती है उसके बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति होती है, तो ये कैश मेमोरी होती है। बी वाला राइट आंसर होगा, कैश मेमोरी। टेलीविज़न ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है, तो ये है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। प्रोटोकॉलों का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजेस को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है, कहलाता है, तो TCP/IP, बी वाला राइट आंसर है। ये आपने कई बार देखा भी होगा, प्रोटोकॉलों का समूह। निम्न में से कौन सी सर्विस लेयर
क्लाउड देखिए कंप्यूटर का भी हम चूँकि प्रश्न आते हैं 8-10 यहाँ से, तो इसके लिए भी आप लोगों को वीडियो एक ही प्रोवाइड करवाएंगे, उसमें सारे आ जाएंगे। इनमें से कहाँ थे 110, निम्न में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो रही है, तो इसमें हार्डवेयर एज अ सर्विस ये अलग से उपलब्ध नहीं होती है, बाकी सभी अलग से उपलब्ध हैं। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ? तो ये भारतीय संघ में विलय हुआ था 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत में। फिर उत्तराखंड स्पेशल आ गया। महाभारत में कुड़िंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो ये द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाने जाते थे। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट है। क्या है? बाड़ाहाट। किंगरी विंगरी नीतिमाड़ा क्या है? किंगरी विंगरी नीतिमाड़ा ये क्या है? तो आपको पता है नीति दर्रा माणा दर्रा के बारे में पता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा दर्रा। तो किंगरी विंगरी नीति माना ये सभी दर्रे हैं। चिराग सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? मौड़ मेला ये कहाँ आयोजित होता है? तो ये जौनसारी, रवाई और पाली पछाऊ, बी वाला राइट आंसर है। ठीक। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना श्री देव सुमन ने की थी। भारत के किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की जा रही है? तमिलनाडु में, बी वाला राइट आंसर है। थेणी में। रियो पैरालंपिक्स में दीपा मलिक ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? पुराना हो चुका, अभी नया वाला पूछेगा। नासा का अंतरिक्ष यान कैसोनी किस ग्रह के मिशन पे है? तो पुराना तो हो गया, लेकिन पूछ सकता है कैसनी ये किस उपग्रह के मिशन पे था? तो ये था शनि उपग्रह के मिशन पे, सी वाला राइट आंसर है कैसनी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? पूछ रहा है। तो ये अपनाया था, ए वाला राइट आंसर है। 1993 में सबसे पहले कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? तो यह है चीन में सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल, अभी फैलता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। किस भारतीय मूल के चिकित्सक को अमेरिका के राष्ट्रीय मानविकी पदक 2015 से छोड़िए इसको, पुराना है। किस भारतीय अर्धसैनिक बल को पहला महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त है? तो ये पूछ सकता है, अच्छा प्रश्न है। तो सीआरपीएफ को, बी वाला राइट आंसर है। कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल किन 3 देशों के मध्य सहयोग है? कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल KSLDCDI किन 3 देशों के मध्य ये पहल है? तो यह है भारत, चीन और नेपाल के बीच पहल। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया? निजी क्षेत्र की बैंक की बात कर रहा है, तो ये है ICICI बैंक। यह वह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपए में धन जुटा सकती हैं कहलाता है। एक बार फिर पढ़ लीजिए। वह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपए में धन जुटा सकती हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड है? मसाला बॉन्ड, सी वाला राइट आंसर है। मसाला बॉन्ड वह बॉन्ड है जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपए में धन जुटा सकती हैं। मसाला बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? केरल था। मई 2019 में केरल ने KIIFB केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 2000 करोड़ रुपए का मसाला बॉन्ड जारी किया था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? पुराना हो चुका, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये थी राधिका मेनन। पूछेगा नहीं, पुराना हो गया, ये पुराना हो गया 2017 गणतंत्र दिवस वाला। बथुकम्म किस राज्य का पर्व है? बथुकम्म ये तेलंगाना का पर्व है, बी वाला राइट आंसर है। एज अगेंस्ट ऑड्स आत्मकथा है, पुराना हो गया, छोड़िए। वह 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया? तो ये उड़िया थी। ठीक है, प्राच्य भाषा का दर्जा उड़िया को दिया गया 2014 में, 6ठी भाषा बनी थी, क्लासिकल लैंग्वेज। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान है? तो ये हैं
सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो युद्ध का देवता कौन माना जाता है? इंद्र युद्ध के और वर्षा के देवता माने जाते हैं। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश की बात हो रही है, तो ये कौन थे? महापद्म नंद थे। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? जस्टिन ने किसे सेंड्रोकोटस कहा है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था, पूछ रहा है। तो ये तक्षशिला पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था, बाकी विक्रमशिला, नालंदा, उदंतपुर थे। ध्यान रखिएगा, वर्तमान जो पाकिस्तान का रावलपिंडी जिला है उसमें तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। प्राचीन काल में तक्षशिला शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था, न कि पूर्व मध्यकाल में। ठीक है, तो ये प्रश्न काफ़ी फंसाने वाला था। ठीक है, बहुत सारे लोग उदंतपुर मार के चले आए थे, लेकिन ये गलत था। तक्षशिला प्राचीन भारत में, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुर ये पूर्व मध्यकाल के पूर्व। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो न्याय दर्शन के संस्थापक ये गौतम ऋषि थे। सी वाला राइट आंसर है। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी अलाई दरवाजे में। कहाँ? अलाई दरवाजे में। जब विशेषता लिखेंगे मुख्य परीक्षा में तो लिखिएगा अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थर और संगमरमर के द्वारा हुआ था। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है। इसकी चारों दीवारों में एक दीवार में घोड़े के नाल के आकार की मेहराबदार प्रवेश द्वार है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूबे इलाही के नाम से जाने जाते थे? तो ये कौन थे? शेख निज़ामुद्दीन औलिया, इनको महबूबे इलाही भी कहा जाता था। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भूराजस्व उपज का 50% कर दिया गया था, 50% कर दिया था। तो 50% देखिए यहाँ पर ये आंसर में गड़बड़ी है थोड़ी सी ऑप्शन में। तो इसके मोहम्मद बिन तुगलक भी थे और अलाउद्दीन खिलजी, दोनों ने 50% कर दिया था। ठीक है, तो इसका ए और बी दोनों ही राइट आंसर होना चाहिए। अब आयोग ने क्या माना था ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसका दोनों ही राइट आंसर होंगे। हालांकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उसका उत्तर ए ही माना था, मोहम्मद बिन तुगलक ही माना था। ए वाला राइट आंसर। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? शान फतेहपुर, तो जामा मस्जिद। ठीक है, इसको शाह फतेहपुर कहा जाता है। सी वाला राइट आंसर है। फतेहपुर में फतेहपुर सीकरी आपको पता है सम्राट अकबर द्वारा बसाया गया शहर था, जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थापित स्थान मिला हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित है फतेहपुर सीकरी, ये आपको पता होगा जो लोग उत्तर प्रदेश के बाहर हैं। तो फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये सभी महत्वपूर्ण इमारतें स्थित हैं। यहीं पर स्थित जामा मस्जिद को शान फतेहपुर कहा जाता है या शान सीकरी भी कहा जाता है। ठीक है, तबकाते अकबरी किसने लिखी? तबकाते नासरी नहीं है, तबकाते अकबरी है। तो ये निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी थी तबकाते अकबरी। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। तो सी वाला राइट आंसर है। इनमें से कौन नीला जल योजना, ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो ये हैं द फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ए वाला राइट आंसर है। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था, वांडीवास के युद्ध में। तो ये कौन था? काउंट लाली, ए वाला राइट आंसर है। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? तो 1813 का जो चार्टर था उसमें एकाधिकार समाप्त हो गया था। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को। इनको सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत दक्षिण भारत में माना जाता है। तो ये थे 150 प्रश्न आपके,
और ये उत्तराखंड का आपका 2016 का अंतिम जो प्रश्न पत्र था वो था। सारे प्रश्न पत्र सॉल्व करवाएंगे, आपको काफ़ी यहाँ से भी लाभ मिलेगा। विथ एक्सप्लेनेशन हम टेस्ट सीरीज आपको देंगे और उत्तराखंड स्पेशल का जो कोर्स है वो चलाएंगे अपने यूट्यूब पे। ये सभी चीज़ें यूट्यूब पे आपको उपलब्ध रहेंगी। बाकी करंट अफेयर्स के बहुत जल्द 2-3 दिन में हम आप जो मैगजीन्स उपलब्ध हैं उन पर वीडियोस बनाएंगे और लूसेंट पर वीडियो बनाएंगे, जो कि लूसेंट बहुत ज़रूरी किताब हो गई वर्तमान में। अगर फैक्ट के रूप में देखा जाए तो उसका उपयोग आप लोग काफ़ी कर सकते हैं। तो ये लगातार क्लासेस जारी रहेंगी। मुख्य परीक्षा यूपी पीसीएस की आरओ एआरओ मेंस की वो जारी हैं। टेलीग्राम कोर्सेस उनके वीडियोस भी मेंस के जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनको टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे। यहाँ पर अब बीपीएससी और उत्तराखंड पीसीएस को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम चलाए जाएंगे लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अगर आपको डाउट हो तो 9453775039 पे व्हाट्सएप करके संपर्क करके पूछ सकते हैं या किसी प्रोग्राम से जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।